अगला टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी के कई इश्यूज हैं। भूमंडलीकरण, उसके बाद डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हमारे सिलेबस को देखेंगे तो आधा पार्ट तो पूरा इकोनॉमी का ही भरा पड़ा है, तो जो हम सब जीएस में पढ़ते हैं। बस उसका केवल हम आईआर की शब्दावली का प्रयोग कर दें, थियरीज का प्रयोग कर दें तो आईआर का मामला हो जाएगा। अदरवाइज डब्ल्यूटीओ तो अब पूरा का पूरा जीएस में ही पढ़ते हैं। तो हम और एक खास बात है, फिर एक रिपीटिशन आता है। आप चाहे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन पढ़ेंगे, विश्लेषण सारा वही आता है। तो जितने इकोनॉमिक टॉपिक हैं सब अपने आप में ओवरलैप करते हैं। जैसे आप यथार्थवाद पढ़िए, सुरक्षा पढ़िए, बैलेंस ऑफ पावर, एक में ही है। रियलिस्ट मान्यता तो हर जगह की आएगी। ठीक वैसे यहाँ पे है। तो हम ऐसा टॉपिक को चेंज करते जा रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा रिपीटिशन न होने पाए। नहीं तो एक ही बार हम यथार्थवाद के सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो वही फिर बार बार वही बात आने लगती है। तो इसमें आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहिए या एक और भी नाम दे सकते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस। आजकल गवर्नेंस शब्द का प्रयोग खूब होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देशीय स्तर पर भी। और गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि हमारा सरोकार केवल राष्ट्र राज्यों के बीच संबंध तक ही नहीं है। गवर्नेंस का मतलब है कि, क्योंकि जैसे हम गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कि इट्स नॉट लोकल, इट्स नॉट नेशनल। तो राज्यों के अलावा गैर राष्ट्रीयकर्ताओं के संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आपसी संबंध क्या है। तो जब राज्यों के साथ संबंध के अलावा नॉन स्टेट एक्टर के रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध देखेंगे या नागरिक समाज की बातें देखेंगे तो हो जाएगा ग्लोबल गवर्नेंस। तो आजकल गवर्नमेंट शब्द के बजाय गवर्नेंस शब्द का ही प्रयोग होता है कि गवर्नमेंट में केवल राष्ट्र राज्य ही आएंगे। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट सिग्निफाइज ओनली गवर्नमेंट, स्टेट। तो आजकल हम गवर्नमेंट के बजाय गवर्नेंस शब्द का प्रयोग खूब कर रहे हैं। तो दैट इज द ग्लोबल गवर्नेंस। अब जब हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, इससे पहले पढ़ लेंगे डब्ल्यूटीओ। और आप याद रखिए, जब भी आप ग्लोबलाइजेशन लिखेंगे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लिखेंगे, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन लिखेंगे, डब्ल्यूटीओ का प्रयोग आपको हर पार्ट में करना पड़ेगा। तो बिना डब्ल्यूटीओ के ग्लोबलाइजेशन कोई होता नहीं। यानी आप ये समझिए डब्ल्यूटीओ है क्या, इस आपके सिलेबस में लिखिएगा फ्रॉम गेट टू डब्ल्यूटीओ। ये गेट शब्द का प्रयोग नहीं, फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ। तो ब्रिटेन वुड्स और डब्ल्यूटीओ का ही पूरा ऑर्डर बना कैसे, जरा उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें। किस संदर्भ में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन आए। यानी, और आप देखेंगे 90 के बाद अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ गया। और हमने आपको कई बार याद दिलाया है कि जो भी सिलेबस में हम चीजें पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं वर्तमान महत्व प्रासंगिकता है। बिना वर्तमान महत्व प्रासंगिकता के हम कोई चीज नहीं पढ़ते। तो अगर आधी चीजें इकोनॉमी की भरी पड़ी हुई है तो आप बताइए यहाँ कौन सी थियरी आप लगाएंगे। डब्ल्यूटीओ पढ़ते समय कौन सी थियरी आप लगाएंगे। उदारवाद। पर डब्ल्यूटीओ का पूरा थियरी किससे बेस है, उदारवाद पे। और आलोचना किससे हो जाएगी, मार्क्सवाद। तो पूरी लिबरल थियरी को आप लगा लीजिए और पूरा आपको दिख जाएगा। लेकिन ये ब्रिटेन वुड्स से डब्ल्यूटीओ तक हम पढ़े। तो पहले शुरुआत करें जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रिटेन वुड्स से डब्ल्यूटीओ।
तो ब्रिटेन वुड इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, जगह का नाम है, अमेरिका के हैम्पशायर स्टेट में। ये एक कोस्टल एरिया है, वहां पे ब्रिटेन वुड्स नामक एक जगह है जहां पे सम्मेलन हुआ, और जिस सम्मेलन से 3 संस्थाएं बनी, गैट, IMF और IBRD। इसे जब हम ब्रिटेन वुड्स की बात करते हैं कि व्हाट इज ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब है हम 3 इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि IMF है, गैट है, और गैट का ही आज का रूप है WTO, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन को व्यक्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है कि ब्रिटेन वुड्स। तो ब्रिटेन वुड्स का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और तीसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन टॉक एंड टॉक, ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। गेट का मतलब है, इसको लोग मजाक में कहा करते थे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टॉक एंड टॉक, केवल बात पे चलने वाला एक सामान्य समझौता। तो व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता गेट, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और IBRD का मतलब है जो लोकप्रिय तौर पे हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास का बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 3 इंस्टीट्यूशन बने, और ये 3 इंस्टीट्यूशन उस समय बने जिस समय फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर खात्मे की तरफ बढ़ रहा था। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वाज इन 1944। लेकिन ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कैसी हुई, इसमें क्या क्या चीजें बनी, इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा दिलचस्प है, और कॉन्टेक्स्ट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरा देख लें कि किस तरीके से ऐसे संदर्भ आए और कैसे ये प्रवृत्तियां विकसित हुई। तो अगर हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करें, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें दिखेंगी, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आपको दिखेगा। अब ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन का मतलब है, अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ये सब बना क्यों, तो कॉन्टेक्स्ट पहले आपको बता दें, फिर हम बताएंगे क्या हुआ इसमें पहले। तो आप देखेंगे, पहला अक्टूबर 1917 रसिया में देयर वाज ए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में रूस में क्या हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। और ये बोल्शेविक और साम्यवादी क्रांति महत्वपूर्ण क्यों थी? पहली बार इसने पूंजीवादी आर्थिक मॉडल का एक विकल्प रखा, और आप जानते हैं पूंजीवादी आर्थिक मॉडल कहां से है, यूरोप से, अमेरिका से, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, यानी 16वीं शताब्दी से जैसे उद्योग बढ़े, शहर बढ़े, वैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बेसिक मान्यता है, जो माल्थस ने कही बात, रिकार्डो ने कही, कि प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, जो लिबरल्स मानते हैं, उनका मानना है कि दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए। उनका मानना है कैपिटलिस्ट मीन्स दे बिलीव इन मार्केट इकोनॉमी। और तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है जो पुराने इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों ने विचार दिया था। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि दुनिया में जब भी फ्री ट्रेड होगा तो सबके लिए लाभप्रद होगा, किसी एक के लिए नहीं। यानी फ्री ट्रेड इज एडवांटेजेस फॉर ईच एंड एवरीवन। और फ्री ट्रेड कैसे सबके लिए फायदेमंद होगा? क्योंकि सब कोई न कोई किसी न किसी विशेष व्यापारिक क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। सबकी विशेषज्ञता विशेष व्यापारिक क्षेत्रों में होती है, इसलिए
हर व्यक्ति या हर देश के बीच व्यापार होगा तो सबको फायदा होगा, क्योंकि कोई देश शिपिंग में आगे है, कोई ऑटोमोबाइल में आगे है, कोई टेक्सटाइल में आगे है, तो कोई कंप्यूटर में आगे है, तो सबके बीच एक्सचेंज होगा, फायदा सबको होगा। कंपेरेटिव एडवांटेज सिंपली मीन्स यूएस इज अ चैंपियन इन हार्डवेयर, इंडिया इज इन सॉफ्टवेयर। तो अगर अमेरिका को हार्डवेयर महारत हासिल है तो भारत को सॉफ्टवेयर में व्यापार होगा, सबको फायदा होगा। यह है उदारवादियों की मान्यता। लेकिन आप जानते हैं पहली बार कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का होना अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट वर लुकिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर्स फेट ऑफ कैपिटलिज्म। दे वर लुकिंग द डिस्ट्रक्शन। उनका मानना था पूंजीवाद का विनाश होकर रहेगा। इसमें एक अंतर्निहित खामी है, पूंजीवादी इकोनॉमी सस्टेनेबल है ही नहीं है, ये समस्याग्रस्त होगी। इस वजह से कम्युनिस्ट वर ऑलवेज लुकिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा कभी भी कम्युनिज्म के रेस को स्वीकार नहीं किया गया। और ये ऐसा मौका था वेयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। ये पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, जब ये पूरी क्रांति हुई। उस समय यहां तक कि जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन रसिया में हुआ तो यूएस डिडंट रिकॉग्नाइज रसिया। अमेरिका ने रसिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को लगता था क्योंकि जो विचार रसिया का था बड़ा आक्रामक था। और लेनिन तो कहा ही करता था कि हम पूरी दुनिया में बंदूक से क्रांति कर देंगे, हिंसक क्रांति कर देंगे, वर्ग संघर्ष होगा, कैपिटलिज्म बेकार का विचार है। इस मान्यता से पूंजीवादी डरे तो पहली बार एक ऑल्टरनेट दुनिया आई। दूसरी समस्या तब ये और आगे बढ़ गई जब इन 1930s यूरोप एंड यूएस फेल्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस। 1930 के दशक में यूएस एंड यूरोप दे आर फीलिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। वो आर्थिक संकट के दौर में थे। यूरोप में, अमेरिका में आर्थिक संकट का माहौल था। उसी समय रशियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग लाइक अ रॉकेट। रूस की साम्यवादी व्यवस्था लगातार तेज बढ़ती जा रही थी। अमेरिका और यूरोप का कैपिटलिस्ट मॉडल नीचे आ रहा था। इसका सीधा मतलब था कि जो पूंजीवाद या बाजारवाद का इकोनॉमिक अट्रैक्शन था दैट वाज फेडिंग अवे। जो पूंजीवाद बाजारवाद का जो आर्थिक आकर्षण था वो नीचे जा रहा था और लोगों को लगने लगा कि नहीं, आने वाली दुनिया में समाजवाद एक बेहतर विकल्प हो सकता है दुनिया की आर्थिक प्रणाली के संचालन के लिए। तो दैट वाज अ शॉक फॉर द एंटायर कैपिटलिस्ट ऑर्डर। तो कैपिटलिज्म के लिए बड़ी समस्या आई। अब जरा सोच के देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ने का फायदा ये है, अदरवाइज परंपरागत इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिक्स के अलावा किसी विषय को ध्यान में रखा ही नहीं गया। मॉर्गेनथाउ ने कहा कि पॉलिटिक्स डिटरमाइन द इकोनॉमी और इकोनॉमी डिटरमाइन द पॉलिटिक्स। यथार्थवादी क्या मानते हैं? राजनीति अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। उदारवादी क्या मानते हैं? दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसे कोई एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे यूएस फेल्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस। और उसी के बाद देखेंगे, उसी के बाद जो अगली प्रॉब्लम आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जो समस्या आई, ब्रिटेन वॉज अबाउट टू डिस्ट्रॉय। मतलब ब्रिटेन तो लगभग ध्वस्त हो चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध जीत के भी युद्ध हार चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई थी और रसिया बिकेम वेरी पावरफुल कंट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ऐसा लगा कि अमेरिका को चैलेंज करने के लिए रसिया का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बड़ी घटनाएं हुई, उसमें एक और भी महत्वपूर्ण थी। एक तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड बिकेम बाइपोलर, यूएस वर्सेस रसिया। क्योंकि ब्रिटेन तो वैसे खस्ता हाल था,
ब्रिटेन वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मैनेज द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, तो अब उसकी जगह कौन ले रहा था? अमेरिका। और फिर उसके साथ रसिया, रसिया बिकेम द सेकेंड पिलर। और रसिया का बढ़ना मतलब साम्यवाद का बढ़ना, और साम्यवाद के बढ़ने का मतलब पूंजीवाद के लिए प्रॉब्लम। देखिए अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थिति। इसी दौर में जो बात हुई आफ्टर 1945, द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड। उपनिवेशीकरण का दौर शुरू हुआ। तो 300 साल तक एशिया अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण रखने के बाद द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड। विनिवेश का दौर शुरू हुआ, उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ, और एशिया से अफ्रीका से बड़ी संख्या में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के जो अधीन देश थे वो आजाद होने लगे। अब जब आजाद होने लगे तो इनके लिए समस्या थी कौन सा मॉडल ये अपनाए। इनके सामने चैलेंज था व्हाट इकोनॉमिक मॉडल में बी सुटेबल फॉर दीज इकोनॉमीज। भाई ये अर्थव्यवस्था कौन सा मॉडल अपनाए, इनके लिए ये लगातार चैलेंज बन रहा था। अमेरिका बताने का प्रयास कर रहा था कैपिटलिस्ट मॉडल इज बेस्ट, रसिया बताने का प्रयास कर रहा था सोशलिस्ट मॉडल इज बेस्ट। इसलिए आपको याद दिला दें, अमेरिका को कैपिटलिस्ट ऑर्डर बनाए रखने के लिए करना क्या पड़ा? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी पड़ी। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी पड़ी, और इसके लिए हम कुछ थियरीज बताएंगे व्हाई दिस इज नीडेड। कि आखिर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बना, क्यों बना, और कैसे इसका निर्माण किया गया। और यूएस, ये 1945 के बाद यूएस की प्रेरणा से, क्योंकि याद रखिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, उसमें रसिया वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट कंट्री। रसिया ने सहभागिता नहीं की, क्योंकि रसिया को क्या लगता था इंटायर सिस्टम इज अ कैपिटलिस्ट। रसिया को लगता था कि पूरी व्यवस्था बाजार को बढ़ाने वाली है, पूंजीवाद को बढ़ाने वाली है। और अमेरिका ये चाहता था कि जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, अमेरिका इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से कई निशाने करना चाहता था। पहला, पूंजीवाद को बाकायदा सुरक्षा दी जा सके, पूंजीवाद को बचाया जा सके, साम्यवाद के प्रभाव को फैलने से रोका जा सके। और आपको यह दिला दें उस समय ही अमेरिका के मॉस्को में राजदूत थे, मॉस्को में राजदूत थे जॉर्ज केनन। जॉर्ज केनन वॉज ए प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और जॉर्ज केनन ने एक फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा। जॉर्ज केनन ने जो आर्टिकल लिखा, वो लिखा था मिस्टर एक्स के नाम से, फॉरेन अफेयर में आर्टिकल छप गया। अब राइटर का नाम ही नहीं, राइटर के बजाय लिखा था मिस्टर एक्स। अब लोगों ने भाई मिस्टर एक्स है कौन ये? तो जॉर्ज केनन ने अमेरिका को सुझाव ये दिया था, क्योंकि बाकी इसका कोल्ड वार में किस तरीके से नाटो बन गया, सीटो बन गया, यानी अंजुस बन गया। कोल्ड वार में अमेरिका बहुत सारे सैनिक संगठनों के माध्यम से रसिया के प्रसार को रोकना चाहता था। लेकिन जॉर्ज केनन ने कहा कि अगर आपको पूंजीवाद को बनाए रखना है, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना है, तो सॉफ्ट वॉर के तरीके को अपनाइए। उस समय सॉफ्ट वॉर, द टर्म सॉफ्ट वॉर वाज नॉट सो मच पॉपुलर, वो तो बाद में पॉपुलर किया गया 70 के दशक में। लेकिन जॉर्ज केनन का मानना यह था यूरोपीय देशों को अमेरिका को सहायता देना चाहिए। यानी अगर अमेरिका चाहता है कि साम्यवाद के प्रभाव को रोके, उसका आर्थिक उपाय अपनाना पड़ेगा, केवल सैनिक माध्यम पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप देखेंगे आफ्टर 1945 यूएस अडॉप्टेड डॉलर डिप्लोमेसी, इसे हम मार्शल प्लान के रूप में जानते हैं। जॉर्ज केनन जब ये पत्र लिखा, उसके बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान अपनाया। मार्शल प्लान वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस एट दैट टाइम। मार्शल थे, जो व्यक्ति का नाम मार्शल है, जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे, और अमेरिका में विदेश मंत्री को फॉरेन सेक्रेटरी का नाम दिया जाता है। तो मार्शल ने क्या किया, पूरे जो द्वितीय विश्व युद्ध से ध्वस्त यूरोपीय देश थे, ब्रिटेन को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को आर्थिक विकास के लिए भारी सहायता दी।
क्योंकि याद रखिए, गरीबी में साम्यवाद का विकल्प ज्यादा आकर्षक प्रतीत होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड नो दैट यूएस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक लोकतांत्रिक देश में हर समूह को रहने का अधिकार होता है। अमेरिका में साम्यवादी दल पहले से लेकर आज तक है, लेकिन कभी चुनाव जीत नहीं पाए। अमेरिका में साम्यवाद का प्रभाव कभी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वहां गरीबी नहीं रही। जहां गरीब होगी वहीं तो अब नारा देंगे गरीबी हटाओ। अब अमेरिका में चुनाव का मुद्दा जब गरीबी हटाओ, लोग कहेंगे ये मतलब कौन सा इशू है यार। ऑस्ट्रेलिया में आप ले जाकर चुनाव का मुद्दा दें, बिजली पानी सड़क, उनके लिए तो मुद्दे अलग अलग हैं। माइग्रेशन, उनके लिए मुद्दे ही अलग अलग हैं। क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उनका चुनाव का मुद्दा अलग है। हमारे यहाँ चुनाव का मुद्दा अलग अलग है। 72,000 रुपए दे देंगे, हमारे अलग अलग चुनाव का मुद्दा है। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में झाड़ू, बहुत सारी चीजें दे देंगे। अब आप देखेंगे, इसलिए आफ्टर 1945 इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बना। तो फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से अमेरिका करना क्या चाहता था, और उसकी थियरी क्या दी गई, इस पूरे ब्रेटन वुड्स सिद्धांत की थियरी क्या दी गई। पहला, चार्ल्स किंडरबर्गर ने क्या कहा, हेडिंग है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी, आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी, आधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत। that is provided by, that is made by चार्ल्स किंडल बर्गर, वही बर्गर जो आप खाते हैं, चार्ल्स किंडल बर्गर। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, that is made by Charles Kindleberger, propounded by Charles Kindleberger। तो उन्होंने कहा क्या, पहला, चार्ल्स किंडलबर्गर का विचार है चार्ल्स किंडलबर्गर का विचार है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और अर्थव्यवस्था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु एक महाशक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। एक महाशक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। The presence of a major power is important and necessary for maintaining economic stability and the political stability or maintaining peace in this world। तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का कई संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, अभी आप देखिए जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने ड्रोन मारा और ईरान की पाइपलाइन, या ईरान ने मारा, ईरान ने ड्रोन मारा, सऊदी अरेबिया के जाके पाइपलाइन में लग गया, अब सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन फट गई।
अब सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन फट गई तो ईरान एंड सऊदी अरेबिया आपस में टकराने के कगार पे हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई गांव में बड़ा चौधरी रहे तो गांव में शांति संभव है या नहीं है? नहीं, छोटे मोटे सब लोग आपस में टकराते रहेंगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो गांव में शांति स्थापित करे। लेकिन सवाल ये है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का मान्यता ये है महाशक्ति का होना जरूरी है जैसे दुनिया में शांति स्थापित रहे। ये दुनिया में कौन किसकी सुनेगा? अगर सोच के देखिए, ईच एंड एवरी नेशन सॉवरेन, दुनिया में हर राज्य संप्रभु है, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं पाता। इसे कुछ पावरफुल स्टेट होने जरूरी है या नहीं है? जरूरी है नहीं है? इसलिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने क्यों? शक्तिशाली देश के कारण। दुनिया में जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं शक्तिशाली देश बनाता है। अगर शक्तिशाली देश न रहे तो दुनिया में व्यवस्था बना लेना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि दुनिया में वैसे शक्ति संघर्ष चलता रहता है। अब ये मामला अलग है कि लोग कहेंगे यार व्यवस्था बनाओगे अपने फायदे की बात करोगे, ये मामला अलग है। लेकिन हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरिस्ट क्या मानते हैं? अगला, इनके अनुसार अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ही, अमेरिका का प्रभुत्व ब्रैकेट में पैक्स अमेरिकाना, अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ही पैक्स अमेरिकाना। पीस का मतलब है, पैक्स अमेरिकाना मीन्स पीस इम्पोज्ड बाई यूएस। अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ही ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की स्थापना की गई। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन were set up due to the hegemony of US. अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ही ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की स्थापना की गई और उदारवादी आर्थिक मॉडल और उदारवादी आर्थिक मॉडल को प्रभावी बनाया गया। The liberal economic model became very effective. उदारवादी आर्थिक मॉडल को प्रभावी बनाया गया। तो चार्ल्स कैंटरबर्गर से पूछा गया, इसका मतलब ये बात बड़ी साफ है, इसका मतलब दुनिया में एक प्रभुत्ववादी देश नहीं रहेगा तो क्या ये सिस्टम नहीं चलेगा? इसका मतलब है अगर आने वाले समय में अमेरिका का डिक्लाइन होगा, और जब हम पैक्स अमेरिकाना की बात करें तो ये शब्द का ही तो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वुडरो विल्सन ने कहा कि दुनिया में शांति की स्थापना करना है, पैक्स अमेरिकाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूजवेल्ट ने कहा पैक्स अमेरिकाना, दुनिया में शांति स्थापना करना है। और आफ्टर 1990 जॉर्ज बुश ने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया में शांति की स्थापना करना है। तो जो शक्तिशाली देश होता है वो शांति की स्थापना के बाद बार बार करता है। दैट इज पैक्स अमेरिकाना। और अर्ली इट वाज पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स ब्रिटानिया नहीं, ब्रिटानिका, पैक्स ब्रिटानिका। तो अलग अलग लोग कहा करते हैं कि भाई दुनिया में शांति स्थापना के लिए हैं। अब मार्क्सवादियों से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? कहीं भाई खून चूसने के लिए है, शांति की स्थापना के लिए है। तो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। अमेरिकन को आप देखेंगे तो अमेरिका कहेगा कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए हैं, लिबर्टी के लिए है। बाकी लोगों से पूछेंगे अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ये केवल खून चूसने के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अलग अलग लोगों की मान्यताएं अलग अलग है। अब जो बात ध्यान में रखने की है कि जो पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स जो हमने फिर आपको याद दिलाया, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी मानती है कि अगर अमेरिका कोई प्रभुत्वशाली राज्य है, दुनिया में व्यवस्था बनी रहेगी।
और आज आपको लगता नहीं कि अमेरिका इज अबाउट टू डिक्लाइन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यद्यपि आज भी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, आज सैनिक मामले में उसका कोई विकल्प नहीं है, फिर भी इन कंपैरिजन टू 1945 नाउ द अमेरिकन पावर इज डिक्लाइनिंग। जो 1945 में उसकी हैसियत थी वो थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो कई राज्य उसको चैलेंज दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका का प्रभुत्व न रहा तो क्या पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर ध्वस्त हो जाएगा? तो लोगों ने कहा नहीं, पहले की दुनिया आज में एक थोड़ा सा फर्क आ गया है। और फर्क क्या है? अगला पॉइंट, इन्होंने यह भी माना, इन्होंने कहा मतलब किंडल बर्गर ने, इन्होंने यह भी माना कि वर्तमान विश्व में अनेक वैश्विक संस्थाओं का निर्माण हो चुका है। वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर सेटअप इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। वर्तमान विश्व में अनेक वैश्विक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है, ब्रैकेट में ग्लोबल गवर्नेंस। अनेक वैश्विक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। इसलिए इसीलिए एक राज्य के शक्तिशाली न रहने पर भी विश्व व्यवस्था बनी रहेगी। वर्ल्ड ऑर्डर विल रिमेन बी देयर in absence of decline of one hegemonic state. Due to presence of various institutions. ये व्यवस्था बनी रहेगी। तो ऐसा हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरिस्ट का मानना है। और अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपने प्रभुत्व के द्वारा ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है। अब हम देखें कि इसमें बेसिक इसका फिलॉसफी क्या है। ये उदारवादी विचार को आगे बढ़ाता है। यानी हम कहें अगर अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं ने लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। और अब देखेंगे इसमें कई चीजें साथ साथ चल रही थी। कई चीजें कैसे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखें, जिसपे शायद इतना ध्यान उस समय नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का माहौल था और लोग घूम घूम के पॉलिटिक्स की बात ही करते थे। मॉर्गेनथाउ का प्रभाव बड़ा ज्यादा था उस समय, और मॉर्गेनथाउ से शायद अपोजिट कोई सुनना ही पसंद नहीं करता था। लेकिन आप ध्यान देंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स लगातार प्राइमरी आ रहे थे। पहले मार्शल प्लान, मार्शल प्लान लाया गया, और मार्शल प्लान था यूरोप की आर्थिक सहायता के लिए, जो यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। इट वॉज फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, दैट वॉज इन मार्शल प्लान। और दूसरी बात थी यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन का आधार रखा गया था बट नेम वॉज डिफरेंट, यूरोपियन स्टील एंड कोल यूनियन। उस समय इसका नाम यू नहीं था। दैट बिकेम इन 1992 थ्रू मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। उस समय उसका नाम था यूरोपियन स्टील और कोल यूनियन। तो यूरोप में एक आर्थिक सहयोग की शुरुआत हो चुकी थी। तो दो चीजें बन चुकी थी। मार्शल प्लान चल रहा था, या इसे क्या कहें, डॉलर डिप्लोमेसी, यानी पैसा देकर किसी से अपना काम निकलवा लेना। आजकल इसी के लिए नाम है सॉफ्ट पावर।
कई बार लोग कहते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी। चेक बुक का मतलब होता है कि आर्थिक सहायता देकर किसी से काम करवा लेना, दैट इज ए चेक बुक डिप्लोमेसी। तो जो भी आप कहिए, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में तीसरा प्लान क्या था, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, और ये सब आपस में मिले जुले थे। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, अब हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करें, जिसमें मूलतः हमें देखना किसको है, गेट को। हमें तो मूलतः गेट को देखना है, लेकिन हम थोड़ा सा इन भी इंस्टीट्यूशन के बारे में दो चार लाइन आपको याद दिला दें कि ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं। अदरवाइज हमारा मूल फोकस इससे होगा गेट टू WTO। अगर हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करें, अच्छा आप ये भी जानते हैं एग्जाम में अगर आप आएगा तो 90 के बाद या वर्तमान चीज एग्जामिनर पूछेगा, 45 से नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी सीक्वेंस बनाने के लिए कोई भी चीज हमें शुरू से पढ़नी पड़ती है, और शुरू से देख लें फिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपको याद दिला दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि जब 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई, when there was economic crisis in 1930s, 1930 के दशक में जब आर्थिक मंदी आई तो उस समय आर्थिक मंदी से ध्वस्त राज्यों की सहायता के लिए कोई मैकेनिज्म था ही नहीं। तो अमेरिकन्स ने कहा था कि जो 1930s की मंदी आई उसके दो बड़े कारण थे। पहला, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ नेशन स्टेट। पहले पॉलिसी चलती है, इसे कहते हैं मर्केंटलिज्म, वणिकवाद। पहले जो ये दो देश चलाते थे, पहले यूरोपीय देशों में अमेरिका का मानना था कि अगर यूरोप में आर्थिक मंदी है, इसके दो बड़े कारण थे। तो पहला एक कारण था कि दैट वाज अ मर्केंटलिस्ट पॉलिसी, वणिकवादी नीति। ये बाजारवादी नीति का जस्ट अपोजिट है, इट इज नॉट सोशलिज्म, मर्केंटलिज्म। समाजवाद अलग है, इधर कुछ बातें दोनों की मिल जाती हैं। तो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी का मतलब है एक राज्य सेना रखता है, वह प्रत्येक राज्य सेना रखता है, क्यों, अपनी सुरक्षा करने के लिए। वाई ईच एंड एवरी स्टेट कीप द आर्मी फॉर प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरी फ्रॉम द एग्रेशन ऑफ एनी एनिमी। अगर हम सेना रखते हैं इसलिए कि अपने देश को बचा सकें, तो याद रखिए वैसे ही राज्य को क्या करना चाहिए, बाहर से आने वाले आयात को घटाना चाहिए और निर्यात को बढ़ाना चाहिए। और आयात कैसे घटेगा, हाउ वी कैन रिड्यूस देम एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट, जब राज्य का इन गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, इकोनॉमी पर नियंत्रण होगा। Therefore, mercantilists never supported the market economy. भाई फ्री फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो रेगुलेटिंग एजेंसी, और फ्री फ्लो में वो देश बाजी मार जाएगा जिसके सामान सस्ते होंगे। इन लोगों ने क्या कहा कि हमारे बाजार में सस्ते सामान आ जाएं उससे पहले उस हम सामान को रोक देंगे। यानी हमारी पूरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यद्यपि आप याद रखिए यही समाजवादी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के राज्य का नियंत्रण होना चाहिए समाज में समानता के लिए। इनका समाज में समानता से मतलब नहीं है, बस अर्थव्यवस्था राष्ट्र की ठीक रहे। अब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ठीक रहे तो आंतरिक स्थिति क्या है ये अलग मुद्दा है, इससे बातें नहीं करती है। इसलिए मर्केंटलिस्ट को समाजवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। कुछ बातें इनकी ऐसी लगती है कि समाजवाद के थोड़े निकट है। It appears that they are more familiar with the socialism, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये लोग कहा करते थे कि 1930 की आर्थिक मंदी का मूल कारण क्या था, मर्केंटलिस्ट पॉलिसी। और मर्केंटलिज्म का दूसरा नाम क्या है, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। इकोनॉमी में इस शब्द का खूब प्रयोग होता है, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है नहीं करती है, जैसे आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है वैसे बाहरी सस्ती वस्तुओं से हमारे मार्केट की सुरक्षा कौन करेगा, आर्मी नहीं, टैरिफ।
तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा प्रशुल्क लगाइए। आप आयातित वस्तुओं में प्रशुल्क बढ़ाइए। आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ाकर ही अपने बाजार को आप बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर मार्केट बाय इंक्रीजिंग द टैरिफ। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वस्तु चीन में 10 रुपए की है और हमारे खिलौने 20 रुपए के हैं, तो चीन का सामान हमारे यहाँ बिकेगा। तो हम चीन के सामान को अपने बाजार में कैसे रोक दें, टैरिफ बढ़ाकर 15 रुपए कर दें, तो जो सामान उसका 10 रुपए में हमारी मार्केट में 25 रुपए का हो जाएगा, तो हमारा सामान 20 रुपए का है, तो कौन किसका बिकेगा? दैट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। लेकिन सवाल ये है हम अगर चीन की वस्तुओं पर ऐसा टैरिफ लगाएंगे तो बांग्लादेश हमारी वस्तु पे लगा देगा, अफ्रीका के लोग हमारी वस्तु पे लगा देंगे, और अंततः क्या होगा? किसी का किसी के साथ व्यापार नहीं होगा। अब बताइए, अपने दोस्तों के साथ अब कोई कहेगा मैं किसी को नोट्स नहीं दूंगा। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब है हम कोई किताब लाए किसी को नहीं देंगे। जबकि मैंने कहा था अपनी पॉलिटिक किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए। आप लोग दे रहे हैं कि नहीं? फेसबुक में शेयर किया कि नहीं? तो अब सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं अपने नोट्स की अब आप ये कह ले मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगा। कई लोग ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं। गांव में तो ऐसे लोग मैंने देखे साइकिल नहीं देते दोस्तों, वो साइकिल में ताला मार कर रखते थे। अब तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, बच्चे उस समय साइकिल चलाने के एकदम बेताब रहते थे। बच्चों को भी साइकिल नहीं देते। कोई मान लीजिए कोई मार्केट किसी को जाना हो साइकिल मांगे, कहा ना भाई साइकिल नहीं थे। और साइकिल कंपेरिजन एक ऐसी चीज से कर दे जो मैं बता नहीं सकता। हमने कहा यार वस्तु का कंपेरिजन ऐसे आदमी से कर देते हो आप। यह प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, कोई अगर अपना सामान किसी को नहीं देगा तो अंततः ये जीवन और व्यापार चलेगा। तो अमेरिका ने कहा दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक रिसेशन। यानी इकोनॉमिक रिसेशन का मूल कारण क्या है? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को कम से कम करने के लिए गेट हाउ वी कैन रेगुलेट दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज? संरक्षणवाद। अब ये भी याद रखिए, संरक्षणवाद के लिए तमाम तरीके चलते हैं। जैसे कि एक बेसिक बात आपको याद दिला दें जो हम आगे तक यूज करेंगे, और वो हम एग्जाम में बस एक शब्द लिख देते हैं, उसको हम कई चीजें समझाने के लिए भी यूज करते हैं। उसका विस्तार आप एग्जाम में कभी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में पहला माध्यम क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स। हमने टैरिफ बढ़ा दिया। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे उपाय करेंगे कि अपने बाजार को बचा लेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? सब्सिडी, कोटा। सब्सिडी, कोटा, डंपिंग, दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी चीन की आयातित वस्तु पर हम प्रशुल्क न लगाएं, फिर भी अपने सामान को बचा लेंगे। कैसे? सब्सिडी देकर। और मान लीजिए हमारा खिलौना 20 रुपए में उत्पादन हो रहा है तो 10 रुपए सरकार फंड कर देगी, कहीं भाई 10 रुपए की कीमत पे बेचिए चीज। सब्सिडी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था को उत्पादन में किसकी सहायता, कौन सहायता देगा? राज्य। अब राज्य सहायता देगा तो इकोनॉमिक कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाएगी। यही चाइना कर रहा है। चाइना के ऊपर यही तो अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो अपने स्टील पर, और हमारे यहाँ देखे कहा भी जाता है कि जैसे हमारे स्टील प्रोडक्ट, हमारे यहाँ सारी स्टील कंपनियां घाटे में चली गई कि चाइना का स्टील हमारे यहाँ इतना सस्ता आ गया कि हमारे सारा जो अब देखेंगे हथकरघा उद्योग था सब बर्बाद हो। पावर लूम चाइना से इतने सस्ते सस्ते कपड़े आ गए, सब हमारी पूरी इंडस्ट्री बेकार हो गई। सब्सिडी। कोटा का मतलब क्या है? सब्सिडी का मतलब है इकोनॉमिक असिस्टेंस इन प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोटा का मतलब क्या है? आयातित वस्तुओं की संख्या निश्चित कर देना। भाई अब कितनी सस्ती वस्तु आप लाइए, फर्क नहीं पड़ता। चीन से हम कहते हैं भाई आपके 5000 खिलौने ज्यादा भारत में नहीं आएंगे, अब कितना भी सस्ता ले लीजिए।
5,000 में पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर नहीं पाएंगे। इससे कोटा क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ओवर द इंपोर्ट, आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना। मात्रात्मक हमने कह दिया नहीं, इतनी मात्रा से ज्यादा आप आयात ला ही नहीं सकते। तो संरक्षणवाद कई प्रकार का होता है, आगे चल के इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। तो टैरिफ बैरियर्स भी हो सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकता है। टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स और अगला क्या? अच्छा, डंपिंग। और डंपिंग का सीधा सा मतलब है दूसरे के बाजार पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सस्ती वस्तु में वहां पाट देना। गड्ढा पाटा है कभी? अच्छा, कभी गड्ढे को अपने पाटते हुए देखा है? कैसे वहां पे मिट्टी गिराई जाती है, गड्ढा पाट दिया जाता है। तो जैसे हम गड्ढे को पाटते हैं, वैसे सस्ती वस्तुओं को लाकर हम दूसरे के बाजार में पाट देंगे। सस्ती वस्तु का मतलब है, मान लीजिए कि मेरा ये मार्कर का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 रुपए, लेकिन मैं 8 रुपए पर बेचूंगा इसे। आप कहेंगे यार ये तो इकोनॉमी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। कोई भी चीज प्रोडक्शन के कॉस्ट के कम पे बिकेगी तो बर्बाद होना तय है। फिर भी मैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे कम पे बेच दूंगा, क्योंकि मेरी कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिसमें मुझे फायदा आ रहा है, लेकिन मुझे दूसरी कंपनी के मार्कर को मार्केट से हटाना है। उस मार्कर की कीमत 10 रुपए है, मैंने मार्कर कीमत कितनी कर दी? 8 रुपए। अच्छा, सारे ग्राहक जियो की तरफ भाग आए कि नहीं आए? कैसे? ये सीधा तरीका है। और उसके बाद जब सारे ग्राहक भाग आएंगे तो अब पैसा दो। पहले फिर आप कॉस्ट कर देंगे, फिर अब पैसा दो। इसलिए ये अपने आप में डंपिंग है। तो कई बार एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करने के लिए यह है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब है टैरिफ की मात्रा को ऊंचे करते जाना। तीसरा है नॉन ट्रेड बैरियर्स। हम ये दोनों बैरियर क्या है? ट्रेड है। टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या है? ट्रेड के पार्ट है। हम दूसरा भी संरक्षण कर देंगे, दैट इज नॉन ट्रेड बैरियर्स। गैर व्यापारिक, यानी हम न कोटा लगाएंगे, न टैरिफ लगाएंगे और न हम सब्सिडी देंगे, तब भी व्यापार को प्रतिबंधित कर सकते हैं। कैसे? कैसे कर सकते हैं? अपने बाजार को हम तब भी बचा सकते हैं बिना इन सब चीजों के प्रयोग किए। कैसे? बाल श्रम। हम जर्मनी में कोई सामान भेजते हैं, जर्मनी का तो बच्चों से बनवा के भेजा हुआ, लो वापस लो, वापस लो, ये लो। हमारी मछली, हमारी मछली हमने जर्मनी भेज दी दोस्तों। जर्मनी का नहीं, आज हमारी केरल की एक ऐसी मछली है यूरोप में इतनी लोकप्रिय है और बड़ी सस्ती है। अच्छा, हमारे पास क्या है जो सस्ता? हम श्रम प्रधान देश हैं, एक ही चीज में फायदा है, सस्ती चीजें। अब जर्मनी के लोगों ने कहा ना तुम्हारी मछली नहीं खरीदेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? उनका तुम लोग बहुत छोटी जाल से मछली मारते हो, मछली के बच्चे मर जाते हो, मछली की माँ रोती है, और हम बहुत पर्यावरण के प्रेमी है, ले जाओ अपनी मछली। ये बताइए, मछली का मामला व्यापार का मामला है या पर्यावरण का मामला? अगर इतना आपको, अगर पर्यावरण की इतनी चिंता है तो पहले क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा करना चाहिए, नहीं पूरा किया। और व्यापार की चिंता ज्यादा है, व्यापार बहाना है और सस्ती वस्तुओं को रोकना है। ये तो इसको इसके एक गुट हो गया। ये क्या है? नॉन ट्रेड बैरियर्स क्या है? बाल श्रम के आधार पर, बाल श्रम के आधार पे व्यापार को प्रतिबंधित कर देना, एनवायरमेंटल मेजर्स के आधार पर, सफाई स्वच्छता के मानक, सैनिटरी फोटो सैनिटरी मेजर्स, ये सब है नॉन ट्रेड बैरियर्स।
सफाई के मानक, स्वच्छता के मानक। अब हमने एक बात जानते हैं, हम अल्फांसो हम बहुत भेजते हैं दुनिया में। तो जब अल्फांसो हमने भेजा तो संयोग से उसमें कोई छोटा सा तिनका कहीं से पैकिंग में आ गया, पूरा रद्द कर दिया। पूरा अंगूर हमने भेजा था, ग्रेप्स, पूरा का पूरा यूरोप ने अंगूर महाराष्ट्र भेजा गया, पूरा अंगूर उसमें वापस के, छोटा सा तिनका लग गया। दोस्तों, हमारे लिए तिनका उनका महत्व नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ सफाई स्वच्छता ये सब हमारी इशू है ही नहीं। यूरोप और अमेरिका में कभी आप रेडी पर कोई सामान बिकते हुए नहीं दिखेंगे, खुला कोई सामान वहां बिक ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ गोलगप्पे जहां देखो वहीं दोस्तों, जहां मेला है वो लग रहा है धूल धक्कड़ से पूरा आसमान छाया हुआ, और गोलगप्पे के लोग टेस्ट करते क्या, धूल का अपना काम है, गोलगप्पे का अपना काम है। आप ऐसा यूरोप अमेरिका में अगर कोई सामान खुले बिक रहा है, उट बियॉन्ड इमेजिनेशन। और हमारे यहाँ सब कुछ, भाई देखिए हम सर्वधर्म संभाव के लोग हैं। आप मान लिया अमूल अमूल दूध लाए और उसमें कहीं मच्छर की टांग और फंस गई तो उसको निकाल के बाकी खा लेंगे। हमारे यहाँ सफाई के माने, स्वच्छता के माने, ये सब चीज इधर इज नॉट मेजर इशू। अब दोस्तों एक बार मैं अपनी रसोई में खाना खाने गया, अच्छा रोटी जब पसीने से पैसे से पूछ रहा है, उसे रोटी कम कर दो भाई, कोई बात नहीं है। अमेरिका में दोस्तों ऐसा हो जाए बवाल मच जाएगा। वहां आप लोग हमेशा दस्ताना पहने खाना देंगे, छू नहीं सकते हाथ से, स्वेटिंग हो ही नहीं सकती, उनके अलग अलग है। हम दोस्तों सब सर्वधर्म संभाव, वी आर द मोस्ट टॉलरेंट पीपुल ऑन दिस प्लेनेट। लोग कहते हैं हमारी सहिष्णुता नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा क्या? ये क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आगे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग हम आगे एक आध लाइन में करेंगे। तो ये दोनों क्या है? ये है ट्रेड बैरियर्स, और ये क्या है? नॉन ट्रेड बैरियर्स। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। अभी अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड बैरियर्स चल रहा है, नॉन ट्रेड बैरियर्स इशू है, ट्रेड बैरियर्स पे। और अमेरिका ने स्टील पर, स्टील के आयात पे टैरिफ को बढ़ा के 200% कर दिया। उनका नहीं है। तो आप कहेंगे यार फिर गैट का काम क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इसे याद रखिए, अमेरिका ने कहा व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930s। ये दो चीजें थी। और तीसरा था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो कोई क्राइसिस मैनेजर नहीं था। कोई क्राइसिस आएगी तो विच वन इज द क्राइसिस मैनेजर? अगर मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बड़ा घाटा लग जाए, तो कम से कम कोई ऐसा बैंक हो जो हमें हेल्प कर दे, हम क्राइसिस से बाहर निकल जाएं, फिर धीरे धीरे हम पैसा चुका देंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने। तो अब जरा देखें ये है क्या। तो पहला गेट, फिर उसके बाद IMF IBRD देख लेंगे। IMF IBRD हमें को दो लाइन देखना है, मेनली तो हमारा इशू गेट से है, इसको हटा दें। तो गेट का काम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ। बात को सीधा कहें, व्यापार और प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार एवं प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता। बात को सीधे शब्दों में कहा जाए, ट्रेड को बढ़ाना है। ट्रेड को क्या करना है? बढ़ाना है। समझौता किस बात का होगा? ट्रेड बढ़ाना है। और ट्रेड बढ़ाना है तो टैरिफ को कम करना है। दोनों में एडवर्स का रिलेशन है। जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड टैरिफ का मतलब है वी वांट टू मैक्सिमाइज द ट्रेड, देयरफॉर
want to reduce the amount of tariff. इन टैरिफ को घटाने का मतलब क्या है? संरक्षणवादी नीतियों को कम करना, टैरिफ को घटाना और ट्रेड को बढ़ाना। इन दोनों के बीच में एक विरोधाभासी संबंध है। यानी टैरिफ बढ़ेगा, व्यापार कम होगा, टैरिफ कम होगा, व्यापार बढ़ेगा। और आप कहें अच्छा इसका मतलब व्यापारी पहली बार ही व्यापार की बात हो रही है कि नहीं? गेट ऐसा नहीं है पहली बार कोई व्यापार की बात कर रहा है। व्यापार दुनिया में 300 सालों से गेट के निर्माण के पहले भी होता रहा है। भारत से मसालों का व्यापार किया गया, बाकी सब चीज दुनिया में व्यापार होता ही था। जैसे कैंपस का आविष्कार हो गया, समुद्री यात्राएं शुरू हो गई, विज्ञान का विकास हुआ, तो ट्रेड तो व्यापार तो खूब आगे बढ़ा, व्यापार कोई नई बात नहीं है। लेकिन व्हाट इज न्यू इन गेट? फर्स्ट टाइम इट वाज अ मल्टीलेटरल ट्रेड की बात आई। पहली बार जो नई बात आई थी, व्यापार इज नॉट ए न्यू। ट्रेड तो दुनिया में जब से ये मानवता है तब से व्यापार होते रहे हैं। अब कहीं वस्तु का व्यापार हुआ, कहीं व्यापार के नेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो गेट किस बात को प्रमोट करता है? पहली बार ऐसा हुआ कि देयर वाज इंस्टीट्यूशन मच प्रमोटिंग बहुपक्षीय व्यापार। इसने मल्टीलेटरल ट्रेड की बात कही। इसमें मल्टीलेटरल ट्रेड की बात हुई, यानी इसका मतलब है दो राज्यों के बीच व्यापार का समझौता किया जाए या 10-12। और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट 44 नेशंस वर इनवाइटेड। 44 राज्य थे जिन्होंने मिलकर ये तय किया कि हम व्यापार को बढ़ाएंगे और शुल्क को नीचे करेंगे। तब दो कोई काम करिए या 44 लोग मिलकर एक समझौता कर लेंगे तो वन टाइम ये सभी देशों पे लग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे मल्टीलेटरलिज्म की टेंडेंसी दुनिया में बढ़ रही है। और ध्यान से आप देखिए, सेम इन 1945 यूएनओ वाज मेड। यूएनओ भी ग्लोबल गवर्नेंस का पार्ट है, बट इट इज ओनली फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऐसे गेट भी एक पार्ट है, बट सिर्फ इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक क्षेत्र में मल्टीलेटरल व्यापार की बात अपने आप में नहीं है, व्यापार की बात नहीं है, मल्टीलेटरल की बात नहीं है। और ऐसा अमेरिका ने इनिशिएट किया, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी पहली बार ऐसा माना जाता है कि जब भी वॉर हुआ है तो सबकी इकोनॉमी ध्वस्त हुई। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन इकोनॉमी वाज इन सरप्लस। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बूम कर रही थी और अमेरिका ने इसलिए पूंजीवाद बाजारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कहीं न कहीं साम्यवादी संघर्ष उठाई, साम्यवादी विचारधारा का मुकाबला करना था। इसलिए गेट अगर मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना चाहता है तो गेट का नेचर क्या था? इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। गेट कोई संस्था नहीं थी। संस्था कौन होती है? जिसका एक मुख्यालय हो, सचिवालय हो, उसका कोई पदाधिकारी होगा। गेट का कोई पदाधिकारी नहीं था, मुख्यालय नहीं था, सचिवालय नहीं थे। इसकी वार्ताएं चलती थी और वार्ताएं चलती थी 10-10 साल तक। इस लोग मजाक में कहा करते थे जनरल एग्रीमेंट एंड टॉक। एक बात पे समझौता है, वो किस पे? बातचीत करने पर। बाकी परिणाम निकलेगा नहीं निकलेगा इसे याद रखिए। डिप्लोमेसी पढ़कर एक बात हम सीख सकते हैं, वी मस्ट हैव पेशेंस इन लाइफ। हमें धीरज रखना चाहिए। धीरज धरे सो उतरे पारा। धैर्य ही हमारे पास नहीं होता, हम घबराने लगते हैं। देखिए, माँ के पास बहुत धैर्य होता है। इस मामले में लड़कियों के पास आप देखेंगे, ये विज्ञान प्रमाणित कर चुका है, कई मामलों में लड़कियों के सफलता के रेट ज्यादा होते हैं। उनका पेशेंस उनके पास नेचुरल होता है, क्योंकि माँ जानती है कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, 1 महीने में नहीं। कुछ लोग तो 1 ही महीने में पैदा कर दें बच्चा, उनको इतना जल्दी होती है। ये याद रखिए, माँ के पास पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका लाइफ ऐसा है। इसे कई बार देखो, जैसे कभी भी डॉक्टर को, कोई लेडी डॉक्टर है, कभी घबराती नहीं, पुरुष होगा खींच जाएगा,
कभी कभी मैंने डॉक्टर एक ऐसा देखा है कि हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर पेशेंट से लड़ाई करने लगा, हमको हो रही वो कैसे डॉक्टर। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये कैसे डॉक्टर, उन्होंने कहा नहीं ऐसे शॉर्ट टेम्पर है। हमने कहा भाई सरकारी हॉस्पिटल में चल जा रहा है, बाहर तो लोग दौड़ा लेंगे। लोग कहा नहीं यहाँ भी पिट चुका है। यू मस्ट हैव पेशेंस इन लाइफ। खराब परिस्थितियां आती है, इसलिए अच्छा व्यक्ति कौन होता है, सफल व्यक्ति। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सफल व्यक्ति कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उसे पेशेंस होता है, ऑप्टिमिस्ट वे ऑफ लाइफ होती है। कई बार देखें बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लोग दिल तोड़ के बैठ जाएंगे, अरे यार मैं बहुत बेचैन, बहुत स्थिति खराब है मेरी, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे उसी समय होने वाला है, धैर्य नहीं रखा, उसी समय तो होने वाला है चीज, उस समय आशा खो दिया ना। डिप्लोमेट बहुत आशा रखता है दोस्तों से, 10-10 साल तक बात चलती रह गई और हम एक ही बार किसी ने ना कह दिया, दिल तोड़ के बैठ गया, ना कह दिया, कमाल की बात है। कीप अ कंसिस्टेंट एफर्ट। एक बार कोई ना कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, 4 बार कहेगा, मतलब ना क्या व्यापार में, और अब क्या समझ रहे हैं। तो जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, तो व्यापार चला मामला। अच्छा, जो ध्यान देने की बात है, इसी बात को इस तरीके से लिखें कि व्हाट इज नेचर ऑफ गेट। गेट का नेचर क्या था इसलिए करेगा तो है नहीं, इट वॉज कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। गेट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ये कोई संस्था नहीं थी। परस्पर सहमत से, संवाद से बातचीत होते थे, निर्णय लिया जाता था आपसी संवाद से, विचार विमर्श से। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आपसी संवाद होता था, विचार होता था, एंड देन डिसीजन वे टेकन। सो इट वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। कॉन्फ्रेंस कूटनीति चलती थी, CONFERENC, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। दूसरा है कि व्हाट वाज द पर्पस। अब देखिए किसी चीज को हम क्लेसिफाई करते हैं, अभी देखिए ये तरीका कहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक बार तो इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स आया था, बड़ा सरल सा, कि राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट WTO। तो हम अब उसको देख कैसे क्लेसिफाई करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO, व्हाट इज द नेचर ऑफ WTO, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WTO। उसको तुरंत क्लेसिफाई करके हर डायमेंशन लिख दीजिए, आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। बी क्लेसिफाइड, कभी भी कोई सवाल आ जाए तो उसमें क्या करिए, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO। पर्पस क्या है, प्रमोशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड, बहुपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाना है, गेट का पर्पस था। उसके टैरिफ को कम से कम करना। और आप याद रखिए, इफ इट वॉज ए कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, इसका मतलब है गेट में कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता था। और ये बात अलग था कि अमेरिका का प्रभाव था, तो अमेरिका सबको परसुएट करने का प्रयास करता था, अमेरिका सबको समझाता था फायदा सबका होगा। और वह इंटरेस्टिंग पार्ट है, भारत आजादी के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में घूमना शुरू कर दिया था। हम बहुत बड़ी नेता थे दोस्तों। आप पढ़ेंगे कि बेल्जियम में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो सम्मेलन हुआ था उसमें नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था, तो फिर हम आजाद थे ही नहीं। अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था, कहते इंडियन का भी कमाल मानना पड़ेगा यार, वायसराय हम हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ही जाते हैं। इसलिए अच्छा बताइए, इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ UN और नॉट। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था। भारत आजाद कब हुआ, 47 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, 45 में। इसका मतलब दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय, हमारा दृष्टिकोण हमेशा अंतर्राष्ट्रीय रहा। तो इस बार मल्टीलेटरल ट्रेड। अगला है, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ गेट, इसका सिद्धांत क्या था। इसका सिद्धांत ये है, पहला समान व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। समान व्यवहार का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, याद रखिए इक्वल ट्रीटमेंट किसमें? प्रशुल्कों में। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट जैसे अनुच्छेद 14 नहीं पढ़ते, विधि के समक्ष समानता, जैसे सभी के लिए विधियां समान होगी, वैसे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल गेट पार्टनर्स। गेट में जो भी 44 देश थे उनके साथ प्रशुल्कों में एक समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ प्रशुल्कों में एक समान व्यवहार किया जाएगा। अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई, यानी इसका मतलब है, इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हम भेदभाव नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हम भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव कहां नहीं करेंगे? फिर वो प्रशुल्क, बात आप प्रशुल्क पे ही हो रही है। बात को सीधे शब्दों में कह दें कि हमारे 4 दोस्त घर पे आए और 4 में सभी को बिस्किट दिया, तो ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एक को स्वीट्स दे दिया, दूसरे को बिस्किट, तीसरे गुड़ खिला दिया, चौथे को पानी पिला भगा दिया। दैट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। एमएफएन क्या मानता है? और याद रखिए इसी का जो लोकप्रिय नाम क्या है? एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक बड़ी राज्य का दर्जा। तो सर्वाधिक बड़ी राज्य का दर्जा का सीधा मतलब क्या है? ऊपर का दो। सर्वाधिक बड़ी राज्य का दर्जे का मतलब है कि इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी गेट के मेंबर होंगे हम उनको प्रेफरेंस देंगे बाकी मेंबर की तुलना में, क्योंकि हो सकता है कि गेट के अलावा भी हमारे अन्य देशों के साथ व्यापार हो, गेट के अलावा भी हमारे अन्य देशों के साथ व्यापार हो, लेकिन हम अपने मेंबर को एमएफएन देंगे, ये प्रिंसिपल देंगे, बाकी पार्टनर्स को ये सुविधा हम नहीं देंगे जो गेट के मेंबर नहीं है, गेट के मेंबर जो नहीं है। ये हमने प्रिंसिपल बना लिया। और याद रखिए इसी के साथ मामला चलने लगा, व्यापारिक वार्ताएं हुई, और व्यापारिक वार्ता में आप याद रखिए एक जमाना ऐसा था जब टैरिफ 200% हुआ करते थे, और आज आप देखेंगे टैरिफ घट के 5% से नीचे आ गए हैं। दैट इज नॉट लेस देन रेवोल्यूशन। दुनिया में कमाल तो हुआ ही है। ये जब समस्याएं भी अंतर्राष्ट्रीय में बनी होती हैं, लेकिन अब जरा व्यवहारिक बात देखें कि ठीक है गेट को टेक ऑफ करा दिया गया, गेट की वार्ता शुरू हुई, और कई वार्ता है अपने टोक्यो राउंड, कैनेडी राउंड, गेट आगे बढ़ने लगा, व्यापार आगे बढ़ने लगा। लेकिन याद रखिए हम अमेरिका के व्यक्ति नहीं हैं और न ही हम यूरोपीय हैं। सवाल है कि हम तो विकासशील देशों के लोग हैं। आपने भी देखा होगा हम विकासशील देशों के लोग हैं, आपने भी देखा होगा अमेरिका एक हमें सुविधा दे रहा था, इसने बंद कर दिया। ये क्या थी अभी सुविधा? क्या क्या था? जीएसपी था, है क्या? ये क्या है जीएसपी? क्या क्या देता था? मतलब छूट किस पे देता था? प्रशुल्कों पर। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कहने का सीधा सा मतलब है जो चीज आपको देखने में अभी करंट अफेयर्स की लग रही होंगी, देयर इज नथिंग करंट अबाउट दैट, सब कॉन्सेप्चुअल है। इसे आप याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ के हमें फंडामेंटल से नहीं पता है तो वर्तमान में क्या हो रहा है कभी हम कुछ नहीं समझ पाएंगे और न उसको यूज कर पाएंगे। अब सवाल ये, अगर यही गेट था तो सवाल है कि विकासशील देशों का अप्रोच क्या था? पहला रसिया का अप्रोच क्या था? दूसरा मार्क्सवादियों ने तो गेट में भाग ही नहीं लिया। रसिया से पूछा कि भाई गेट में आओगे? उनका गेट को जला दूंगा, जला के राख कर दूंगा, बुझाकर खाक कर दूंगा। मार्क्सवादी तो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, ये बेकार पूंजीवादियों का ये बेकार की बात कर रहा है, व्यापार करो व्यापार करो व्यापार करो, ये पूंजीवाद को बढ़ाने का तंत्र है। रसिया तो पीछे हो गया, भारत जैसे देश इसमें चले गए। अब सवाल ये है
अब जरा सोच के देखिए, विकासशील देशों के लिए मैकेनिज्म कैसा था? विकासशील देशों के लिए कैसा था यह प्रावधान? अब जरा सोच के देखिए, प्रिंसिपल के हिसाब से विकासशील देशों के लिए ठीक था या बुरा था? क्या ठीक नहीं था? क्यों नहीं ठीक था विकासशील देशों के लिए? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा इधर देखिए, विकासशील देशों ने कहा प्रॉब्लम, देखिए ऐसा तो लगता है गैट बड़े फेयर तरीके से काम करता है, दुनिया में व्यापार बढ़ेगा और इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यानी दोस्तों, खाली और राजपाल यादव को आप लड़ा देंगे और कहेंगे इक्वल ट्रीटमेंट। यानी यूरोप और अमेरिका जो 44 देश में शामिल थे, इसमें यूरोपीय देश थे, अमेरिकन थे। यूरोप अमेरिका ऐसे क्षेत्र थे जहां 300 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और हम 1945 के बाद जब हम 47 में आजाद हुए तो पहले तो अपना घर गृहस्थी संभाल रहे थे दोस्तों। हमारे पास निर्यात करने क्या था? चप्पल, हैंडीक्राफ्ट का सामान। हमारे पास यही तो नहीं था। और क्या था? चाय। चाय। अब बताइए दोस्तों, इतनी छोटी बात में आप करें इक्वल ट्रीटमेंट? बच्चे की जान लोगे आप। इक्वल ट्रीटमेंट किसके साथ आप कर रहे हैं? इसलिए विकासशील देशों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। तो हेडिंग की बात है, गेट। क्योंकि हर जगह हम विकासशील देशों का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है। गेट और विकासशील देश। अच्छा एक बात ये भी याद दिला दे, जब विकासशील देश नए नए आजाद हुए, उनको विकसित देशों ने सपना दिखा दिया, चिंता मत करो, ऐसे पहले हम भी गरीब ही थे और तुम भी ऐसे गरीब हो, चिंता की बात नहीं, आगे तुम भी एकदम भरभरा के आगे बढ़ जाओगे। बस एक बात याद रखना, हमसे पैसे ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो और धनाधन विकास करो, सब बढ़ जाओगे आगे। विकास से तुम्हारा सच्ची भाई, कहाँ बढ़ जाओगे? जैसे देखो पेरिस है, दिल्ली पेरिस बन जाएगा, मुंबई एकदम से लंदन बन जाएगा, ऐसे ऐसे सब बन जाएंगे। विकासशील से बड़े रोमांटिक हो गए, आगे बढ़ने लगे, लेकिन दोस्तों मुंह बल गिरे। ऐसे पहला पॉइंट, विकासशील देशों ने गेट के मूलभूत सिद्धांतों का ही विरोध किया। डेवलपिंग कंट्रीज हैज रेज्ड द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गेट। विकासशील देशों ने गेट के मूलभूत सिद्धांतों का ही विरोध किया, जिसके अंतर्गत समान व्यवहार के विचार को अपनाया गया था, which prefers the principle of equal treatment। जिसके अंतर्गत समान व्यवहार के विचार को अपनाया गया था। समान व्यवहार के विचार को अपनाया गया था, विकासशील देशों के अनुसार विकासशील देशों के अनुसार उन्हें व्यापार में वरीयता प्राप्त होनी चाहिए। दे डिमांडेड द प्रेफरेंस इन टैरिफ। उन्हें व्यापार में वरीयता प्राप्त होनी चाहिए, वरीयता अंडरलाइन, जिसे लोकप्रिय रूप में
जीएसपी, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस या जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का नाम दिया गया, जीएसपी या जनरल प्रेफरेंस सिस्टम, जो भी कह लीजिए, जैसे जीएसपी का नाम दिया गया जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जैसे जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का आ गया, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का सीधा सा मतलब है कि विकासशील देशों के निर्यात पर विकसित देश कम प्रशुल्क लगाएंगे। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ जाएगा। बात को सीधे शब्दों में कहें, ये जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ठीक वैसे है जैसे हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, विधि का समान संरक्षण। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, वंचित वर्गों का संरक्षण होना चाहिए। वंचित वर्गों का संरक्षण आईआर में भी होता है, केवल पॉलिटी में ही नहीं। तो अवंचित वर्ग कौन थे? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो इन देशों का कोई निर्यात होगा तो उस पर क्या होगा, हम जर्मनी और इंग्लैंड, अमेरिका, इस पे कम प्रशुल्क लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई इंग्लैंड से अमेरिका निर्यात होगा कोई सामान, तो 10% प्रशुल्क लगेगा। भारत से कोई चीज अमेरिका जाएगी तो 8%। भारत विकासशील देश है, और विकासशील देश है इसलिए उसके उद्योग उस स्तर पर विकसित नहीं है जैसा कि विकसित देशों के हैं। इसलिए विकासशील देशों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, वी नीड ए जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, हमें वरीयता दी जाए। और विकसित देशों ने कुछ ही वस्तुओं पर सही इस बात को माना। कुछ ही वस्तुएं जो अमेरिका ने भी फिलहाल खत्म कर दिया है, क्योंकि अभी कंडीशन थोड़ा बदल गई है। वैसे इस बात को हम देखेंगे तो अमेरिका ने थोड़ा तो माना कि नहीं, कम से कम हमें भारत जैसे देशों को प्रेफरेंस ऐसा दिया जाए। अगला पॉइंट, विकासशील विकासशील देशों विकासशील देशों की व्यापारिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिकूल बनी हुई थी। विकासशील देशों की व्यापारिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिकूल बनी हुई थी। Even trade condition of developing countries was not up to the mark in international politics. विकासशील देशों में अब बात ध्यान देने की है, हम गेट को अलग देखें या पूरे सिस्टम में मिला के देखें। और सिस्टम जब मिला के देखेंगे तस्वीर ये बनेगी कि आप देखेंगे 1964, और यहां आप डिपेंडेंसी थ्री को जोड़ सकते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी जुड़ेगी यहाँ। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट ने पहले ही कह दिया था कि दुनिया में बड़ी विषमता है और पूरा व्यापार किसके फायदे के लिए चल रहा है? विकसित देशों के लिए। और दैट वाज इबन ऑफ अंकटाड। अंकटाड ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। अंकटाड ने कहा नहीं, अंकटाड ने क्या कहा कि विश्व व्यापार, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पे संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। और अब देखेंगे इसी 64 में, ये रिपोर्ट 1964 में आई। अब देखिए यहां यूएन का रोल आएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसी के बाद विकास
इसी 64 में, ये रिपोर्ट 1964 में आई। अब देखिए यहाँ यूएन का रोल आएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसी के बाद विकासशील देशों ने बनाया G77, G77। क्या करें, क्या क्या लिखा आपने? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार और विकास पर रिपोर्ट या ब्रैकेट में अंकटाड की रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व व्यापार विकासशील देशों के प्रतिकूल है। दिस entire international trade goes against the interest of developing world। विश्व व्यापार विकासशील देशों के हितों के प्रतिकूल है। विश्व व्यापार विकासशील देशों के हितों के प्रतिकूल है। तो और प्रतिकूल कैसे, डिपेंडेंसी थ्री को आप यहाँ जोड़ लेंगे, जो डिपेंडेंसी थ्री ब्रैकेट में आप जरूर यूज कर लेंगे, डिपेंडेंसी थ्री ने भी बात कही। और खास बात आप देखेंगे, विकासशील देशों ने कई ऐसे स्टेप अपनाए जिससे लगता था कि नहीं अब उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। by 1945 के बाद प्रशासकीय रूप में, राजनीतिक रूप में दे बिकेम इंडिपेंडेंट। ये बात ध्यान से याद रखने की आवश्यकता है। आफ्टर 1945 imperialism and colonialism came to an end। यानी 1945 के बाद विकसित देशों का साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नियंत्रण विकासशील देशों पे नहीं रहा, लेकिन तकनीक और आर्थिक रूप में तो अभी भी अधीन थी। आजादी कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप में, तकनीक और आर्थिक रूप में। भाई आपकी आजादी आर्थिक रूप में अगर नहीं है तो राजनीतिक आजादी तो बेकार हो जाएगी। और आप देखेंगे विकासशील देशों ने इस मुद्दे को समझा और बार बार उनके ऐसे एफर्ट है जिसपे वो आर्थिक संसाधनों पर अपने प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन 1960 जब ओपेक बना था, ओपेक का निर्माण OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का निर्माण इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरफ अंकटाड की रिपोर्ट, दूसरी तरफ ओपेक। ओपेक बना क्यों? ओपेक इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक इज ए कार्टेल। ओपेक का मूल काम क्या है? इन्होंने क्या किया, सारे तेल उत्पादक देशों का एक समूह है जो ओपेक ने ये काम किया कि हम ये तय करेंगे कि तेल की मात्रा उत्पादन में कितनी होगी, हम तेल का उत्पादन कितना करें। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि आप याद रखिए पूरी दुनिया में जो कच्चे संसाधन है, रॉ मटेरियल्स है, तो विकासशील देशों के पास थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। और जिसके पास सबसे ज्यादा कच्चे संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वही सबसे ज्यादा गरीब थे। बड़ी विडंबना थी, क्योंकि इनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका था? पश्चिम की एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो पहले क्या होता था कि अमेरिका कंपनी तय करती थी कि कितने पेट्रोल के दाम होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, फ्लक्चुएट करते रहते थे। पहली बार ओपेक ने, यानी पहली बार ओपेक का निर्माण ये बताता है कि कच्चे संसाधनों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? विकासशील देशों पर। भाई ये तो संप्रभुता है। संप्रभुता केवल हमारे भूभाग पर नियंत्रण थोड़ी है, हमारी सारी खान पर। अगर विकसित देशों का नियंत्रण हो जाएगा तो हमारी संप्रभुता के मायने क्या है? इसलिए ओपेक का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि विकासशील देशों ने, तेल उत्पादक देशों ने इसके बहाने अपने तेल निर्यात की मात्रा तय की, तेल निर्यात की कीमतें तय की। They have determined the oil prices and they have fixed the amount of exploration, amount of excavation, और कितना आयात होगा, कितना उत्पादन होगा, कितना निर्यात होगा, सब फिक्स किया। ये बड़ी घटना थी। अगला पॉइंट, विकासशील देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग उठाई।
developing world try to control their own natural resources, उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग उठाई। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग उठाई। और 1970 के दशक में विकासशील देश ऋण के बोझ से दब गए। In 1970s, even developing countries were facing the kind of economic crisis. 1970 के दशक में विकासशील देश ऋण के बोझ से दब गए। इसे कहते हैं ऋण का दुष्चक्र, विशियस सर्किल ऑफ डेट। ऋण के दुष्चक्र से दब गए इसका मतलब है ऋण लेकर ऋण वापस कर रहे थे। हम बैंक से लोन लेते हैं किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, और काम से कोई प्रॉफिट हो तो हम बैंक का लोन अदा कर दें, लेकिन बैंक का लोन रीपे करने के लिए लोन लेने लगे फिर तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। इसे याद रखिए 1970 के दशक में डेवलपिंग कंट्रीज बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बड़ी निराश हो गए। उनको लगा ना पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उनके खिलाफ चल रही है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम उनके खिलाफ चल रहा था, और इसीलिए 1970 के दशक में दे हैव रेज द डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हेडिंग लिख लीजिए, नव साम्राज्यवाद का विरोध, अपोजिशन ऑफ नियो इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनलिज्म, नव साम्राज्यवाद का विरोध। विकासशील देशों ने कहा कि ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में पुनर्संरचना की आवश्यकता है। देयर इज नीड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इन द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब वो रीस्ट्रक्चरिंग कैसा होगा आगे अभी आपको बता देंगे। ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में पुनर्संरचना की आवश्यकता है। There is a need of restructuring in the Bretton Woods institution. दूसरा, विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरित किया जाए। There is need of technology transfer for the developing world. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विकासशील देशों के लिए तकनीक का हस्तांतरण किया जाए। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ एमएनसीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण। और अगला, अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग या अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओनरशिप ओवर देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। और विकासशील देशों ने नारा दिया, डेवलपिंग कंट्रीज हैव गिव द स्लोगन दैट ट्रेड नॉट एड। ट्रेड नॉट एड, उन्होंने कहा कि व्यापार की सही शर्तें चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए।
उन्हें नारा दिया है, ट्रेड नॉट एड। ट्रेड नॉट एड, उनका कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें तो व्यापार की सही शर्तें चाहिए, पूरी दुनिया को सही किया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए। यानी अभी विकसित देश क्या करते थे, अब हमें पैसा दे दिया, उधार दे दिया, उस उधार को देते देते हमारी हालत खराब है। तो हमें पैसा उधार चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी दिया नहीं। और दूसरा, पैसा तो दे दिया, लेकिन ये सिस्टम उनके फेवर में काम कर रहा है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा ग्लोबल गवर्नेंस उन्होंने बनाया, उनके फेवर में काम कर रहा है, जो आगे एग्जाम्पल आपको बता देंगे। पूरा IMF, IBRD सब उनके फेवर में काम करता है। यानी कुल मिला के विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेशन न तो सिक्योरिटी काउंसिल में रहा और न ही ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में रहा। अब सवाल यह है, इसे लोकप्रिय रूप में क्या कहा गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अब जो बात ध्यान में देने की है कि क्या इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का कोई संबंध हम यूनाइटेड नेशन से जोड़ सकते हैं क्या? इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का कोई संबंध हम UN से जोड़ सकते हैं क्या? ये मांग ही 1974 में UN के मंच से उठाई गई। इसे कहा भी जाता है 1974 के बाद UN भी और नेम भी, देखिए कैसी चीजें रिपीट होती हैं। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 74 के बाद भूमिका, दैट रोल बिकेम मोर इन इकोनॉमिक डायमेंशन रादर देन पॉलिटिकल। अब तो दुनिया में ये देखा गया, साम्राज्यवाद खत्म हो गया, उपनिवेशवाद खत्म हो गया, पॉलिटिकल आजादी हुई, लेकिन ये सही आजादी थोड़ी है। जब तक दुनिया में आर्थिक विषमता बनी हुई है, जब तक दुनिया में अमीरी गरीबी खाई है, तब तक दुनिया में ये कोई आजादी का मायने है ही नहीं है। इसे कहा गया नया साम्राज्यवाद। तो नया साम्राज्यवाद कैसा है, जो तकनीक और आर्थिक रूप में चल रहा है, तकनीक और आर्थिक रूप में चल रहा है। यानी इसी वजह से गेट पे भी अपोजिशन आए। तो विकासशील देशों ने कहा पूरे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर किया जाए। इन्होंने ऐसा नहीं किया डिस्ट्रक्शन किया जाए। तो देयर इज सम डिफरेंस फ्रॉम मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट तो कहते हैं पार्टिसिपेशन ठीक नहीं है, हम पार्टिसिपेशन करेंगे ही नहीं। क्योंकि अब देखेंगे इन्होंने क्यों कहा कि ट्रेड करिए, एड नहीं, क्योंकि विकासशील देशों की सस्ती वस्तुओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करते थे। जैसे एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA था, यूरोपीय देशों ने क्या कर दिया था, भारत जैसे देशों के टेक्सटाइल के व्यापार को रोक दिया था, कोटा लगा दिया था। इसका मतलब हमारी सस्ती वस्तुओं को आप पहुंचने नहीं दोगे और बाकी हम आपके यहाँ कंप्यूटर और विमान तो निर्यात कर नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बड़ा ही विरोधाभासी था और अभी भी है। इसलिए आप देखेंगे आज पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का डायमेंशन कहाँ शिफ्ट हो गया है, इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ। तो डायमेंशन इकोनॉमिक इश्यूज तरफ शिफ्ट हो गया कि नहीं भाई, पॉलिटिकल आजादी मिल गई, अब बात आगे करिए। अब इसलिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जैसे आप देखेंगे 1990 में रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा था, आज का मुद्दा कहीं और शिफ्ट हो गया कि रिजर्वेशन तो मिल गया, फिर अगली बात आप करिए। तो दैट इज चेंज इन इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब जरा फिर गेट पर लौटे। इसे गेट को हम देखें केवल गेट ही थोड़ी देखेंगे उसके, क्योंकि आप याद रखिए हमारे एग्जाम में कभी भी अलग थलग सवाल नहीं पूछा जाता और नहीं अलग थलग आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि एक चीजों के साथ सारी समांतर घटनाएं चल रही हैं। तो अगला हेडिंग है, फिर जरा गेट पे देखें गेट का हालचाल कैसे आगे बढ़ा। अगला हेडिंग है, फिर जरा देखें अगला हेडिंग है गेट। अगला हेडिंग है गेट के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, द चैलेंजेस विच इमर्ज बिफोर द गेट। तो गेट के खिलाफ कैसे चैलेंज आए, पहला गेट का मूल उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था
द बेसिक पर्पज ऑफ गेट इज टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था। गेट का मूल उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था। और गेट की चर्चा में वार्ताओं में केवल 2 विषयों को शामिल किया गया था। ओनली 2 सब्जेक्ट्स वर लिस्टेड इन द एंटायर कॉन्फ्रेंस ऑफ गेट। गेट की चर्चाओं में केवल 2 विषय को शामिल किया गया था। गेट की चर्चा में केवल 2 विषय को शामिल किया गया था कि पहला टैरिफ और दूसरा ट्रेड ऑन गुड्स, वस्तुओं पर व्यापार। जो बात ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेट? टू प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेड। गेट का मूल उद्देश्य क्या है? बहुपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाना। बहुपक्षीय व्यापार कई चीजों के होते हैं, सेवा का भी होता है, एग्रीकल्चर का भी होता है। ये जो बात ध्यान में देने की है, गेट वॉज ओनली डीलिंग विद ट्रेड ऑफ गुड्स। उस समय गेट नहीं सोच पाया था कि सेवा के व्यापार को शामिल किया जाए, एग्रीकल्चर का व्यापार शामिल किया जाए। केवल किसका था? और बाधा क्या माना गया था? टैरिफ। अब देखेंगे दोनों चीज बदल गई। बदली कैसे? अगला पॉइंट। और गेट की विभिन्न वार्ताओं में इन द वेरियस राउंड ऑफ टॉक ऑफ गेट की विभिन्न वार्ताओं में प्रशुल्कों की मात्रा में कटौती की गई। गेट की विभिन्न वार्ताओं में प्रशुल्कों की मात्रा में कटौती की गई। परंतु व्यापार में बाधा बनी रही। डिस्पाइट द फैक्ट द ऑब्स्टिकल इन द ट्रेड वॉज रिमेन देयर। व्यापार में बाधा बनी रही जिसके 2 कारण थे, या जिसके निम्नलिखित कारण थे। रीजन बिहाइंड दैट विद द फॉलोइंग। व्यापार में बाधा बनी रही जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो निम्नलिखित कारण क्या थे? जिसके निम्नलिखित कारण थे, और निम्नलिखित कारण क्या थे? नंबर 1, सेवा, सर्विस और कृषि के क्षेत्र में बढ़ता व्यापार। राइजिंग ट्रेड ऑफ सर्विस एंड एग्रीकल्चर। सेवा और कृषि के क्षेत्र में बढ़ता व्यापार। सेवा और कृषि के क्षेत्र में बढ़ता व्यापार जो गेट के दायरे में शामिल नहीं था, which was not included in the talk of GATT। सेवा और कृषि के क्षेत्र में बढ़ता व्यापार जो गेट के दायरे में शामिल नहीं था। इसका मतलब है पहली प्रॉब्लम आ गई। अब केवल वस्तु का व्यापार कंट्रोल करिए। और अब देखेंगे 1970 के दशक में दुनिया में सेवाओं के व्यापार में बेतहाशा वृद्धि हुई। एग्रीकल्चर का व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन वो गेट के दायरे में था ही नहीं। दूसरी बात हुई, गेट वॉज नॉट डीलिंग विथ नॉन टैरिफ बैरियर्स। गेट का संबंध गैर प्रशुल्की बाधाओं से नहीं था।
GATT was not dealing with the non-tariff barriers. GATT का संबंध गैर प्रशुल्की बाधाओं से नहीं था। इसका मतलब है GATT का संबंध गैर प्रशुल्की बाधाओं से नहीं था। इसका मतलब इन दोनों का प्रयोग जब GATT के दायरे में था ही नहीं, तो इसका GATT होने के बावजूद भी मल्टीलेटरल ट्रेड आगे नहीं बढ़ पाया। और अब देखेंगे जबकि दुनिया में चेंज कैसा हो रहा था, और दुनिया में चेंज कैसा हो रहा था, अगला पॉइंट जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर यहाँ रिपीट होगा कि दुनिया कंडीशन से की होती है। ये बात स्पष्ट है। GATT कैसे प्रॉब्लम आ गई भाई, दो चीजों को GATT डील करता था, दोनों चीज उधर है ही नहीं है। और अब देखेंगे उसके अलावा तो नॉन ट्रेड बैरियर्स तो अलग ही लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है टैरिफ कम करने के बावजूद व्यापार नहीं बढ़ पाया, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। और कैसे चेंज आए, अगला पॉइंट। वर्ष 1970 के दशक में वर्ष 1970 के दशक में जर्मनी और जापान का प्रभावी आर्थिक उभार हुआ। There was a significant economic rise of Germany and Japan in 1970s. जर्मनी जापान का प्रभावी आर्थिक उत्थान हुआ और उसके बाद नव औद्योगिक देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर एंड सबसेक्वेंटली नव औद्योगिक देश अंडरलाइन जैसे सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया ने प्रभावी आर्थिक वृद्धि दर्ज की। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज लाइक सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, they have registered a huge economic growth. और प्रत्येक देशों ने संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। Each and every nation tried to promote the protectionist policies. प्रत्येक देशों ने संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। अब आप याद रखिए, और उसी के साथ जो दूसरी घटना हो रही थी 1970 में जर्मनी जापान का राइज हुआ, और विटकॉफ ने कहा भी है कि किस तरीके से फिर जर्मनी जापान के राइज के साथ इधर दुनिया में व्यापार, सर्विस का व्यापार तेजी से आगे बढ़ा। 1980 के दशक में इधर दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग जब चाइना का पार्ट है, इंडोनेशिया, मलेशिया, दे बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये शायद मैंने आपको डिपेंडेंसी थ्योरी में बता रखा है, लेकिन जब ये बात आई कि 1980 के दशक तो ये मामला फिर आएगा, कहीं भी आएगा। तो नाउ दे बिकेम द अट्रैक्शन ऑफ एंटायर वर्ल्ड सिस्टम, और उनको लगा कि अब तो ये स्वाभाविक रूप में इसका महत्व बढ़ रहा है। लेकिन आप याद रखिए, उसी 1980 के दशक में नया सिग्निफिकेंट फैक्टर आ रहा था और मामला पलट गया। 1930 के दशक में यूरोप आर्थिक मंदी का दौर था और रसिया आगे बढ़ रहा था। 1980 के दशक में इट वाज जस्ट रिवर्स। 1980 के दशक में रशियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम बिल्कुल सतह पे आ गई और ऐसा लगा कि रसिया की समाजवादी अर्थव्यवस्था अब चल नहीं पाएगी। द अट्रैक्शन ऑफ रशियन इकोनॉमी वाज फेडेड अवे। और उसके बाद तो गोर्बाचोव आए रसिया में, और गोर्बाचोव ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के तमाम स्टेप्स लिए। इसका सीधा सा मतलब था, इन 1980s एक तरफ पूंजीवादी खेम आगे बढ़ रहा था, एंड नाउ सोशलिस्ट ब्लॉक वाज इन क्राइसिस। और जैसे रूस इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, रूस के जितने सहयोगी देश थे वो सब आर्थिक संकट में आ गए।
आपके सिलेबस में लिखा होगा काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद रसिया ने बनाया था यूरोपियन यूनियन का मुकाबला करने के लिए, गैट का मुकाबला करने के लिए और समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाए रखने के लिए, लेकिन वो सफल हो नहीं पाया। और जिस तरीके से रसिया का डिक्लाइन हुआ वैसे ही सीमा का डिक्लाइन हो गया। काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद आपके सिलेबस में लिखी गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को उत्थान के साथ उसका उत्थान हुआ और उसी के पतन के साथ उसका पतन हो गया। और 1985 में गोर्बाचोव, रशियन प्रेसिडेंट गोर्बाचोव ने अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगी। अमेरिका को विश्वास नहीं हुआ। रशियन का भाई आर्थिक सहायता दे दो। वही रसिया जिसने कसम खा रखी थी कि हम सोवियत की पूंजीवाद का विनाश कर देंगे, उसी रसिया को अंतिम सहारा कौन दे रहा था? ये दोस्तों कमाल हो गया, ये कमाल हो गया। जब गोर्बाचोव अमेरिका के पास गए तो अमेरिका के रीगन तो विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये आया है, ये मिल के मारना चाहता है क्या? पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी विश्वास नहीं करता, मिलता है तब भी नहीं। ये कहानियां हैं दुनिया की। तो वंस यूएस प्रेसिडेंट बिकेम वेरी हेजिटेंट, कहा कि भाई तुम सही में सहायता मांगने आए हो? गोर्बाचोव ने कहा भाई हम कंगाल हो गए हैं, पता करवा लो तो अपनी सीआईए से। और याद रखो अगर हम कंगाल होंगे तो हमारे पास परमाणु बम भी है। मतलब अमेरिका प्रेसिडेंट का धमकी दे रहे हो, मार अभी तुम आए हो पैसा मांगने, धमकी दे। गोर्बाचोव ने कहा जस्ट अंडरस्टैंड, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं है हमारे यहाँ, उसको कोई भी उठा ले सकता है। मैं कह नहीं, बैठो 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 बैठो, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। दोस्तों दुनिया ही बदल गई। और याद रखिए जब सोवियत संघ समाजवाद का नेता ही खतरे में आ गया, इंजन ही खतरे में आया, तो जिन विकासशील देशों ने समाजवादी इकोनॉमी को फॉलो किया था वो सब धनाधन क्राइसिस में आए, सब धनाधन क्राइसिस में आए। उसमें नेता नंबर 1 इंडिया भी था। हम सोवियत संघ के दोस्त थे क्योंकि इंदिरा गांधी के आने के बाद समाजवादी नीति हमने प्रभावी तौर पर अपना रखी थी। दोस्तों समाजवादी व्यवस्था वैसे भरभराई जैसे हमने देखा था दोस्तों माझी पिक्चर में, फगुनिया पहाड़ से गिर गई थी। और जब फगुनिया पहाड़ से गिरी तो माझी का दिल टूट गया दोस्तों, वैसा कुछ हुआ। It was something unbelievable. It was a event that ऐसी घटना हुई जो शायद सदियों में कभी एक बार होती है, लेकिन हो गई। अब इसलिए याद रखिए दोस्तों, अब बताइए, अब तो गेट के सामने कोई रहा नहीं। अब तो उदारवादी इकोनॉमिक मॉडल दुनिया के सामने एक आदर्श बन गया। इसीलिए गेट का जो उरुग्वे राउंड चला, उसके बाद कैनेडी राउंड था, उसके पहले टोक्यो राउंड था, जो अब उरुग्वे राउंड चला, इन्हीं संदर्भ में स्टार्ट हो रहा है 1986 में। तो अगला हेडिंग है गेट का विस्तारित दायरा। एक्सपेंडेड डोमेन ऑफ गेट, गेट का विस्तारित दायरा। गेट का विस्तारित दायरा, अब देखेंगे गेट का विस्तारित दायरा कैसे हो गया, हाउ गेट वाज एक्सपेंडेड। क्योंकि पहली बार अब उसमें क्या हुआ, गेट में क्या क्या शामिल किया गया, एंड दैट वो हैपन ड्यूरिंग उरुग्वे राउंड बिटवीन 86 टू 94। ये बड़े इंपॉर्टेंट राउंड है, 8th राउंड था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे देश है, उरुग्वे, पैराग्वे, लैटिन अमेरिका। तो उरुग्वे राउंड में क्या क्या चीजें जोड़ दी गई, हाउ द गेट बिकेम वेरी एक्सपेंडेड। अब गेट में क्या जोड़ दिया गया, पहले क्या था, ट्रेड ऑन गुड्स, केवल इसी पर बातचीत होगी। अब जोड़ दिया गया ट्रेड ऑन एग्रीकल्चर, इसको भी गेट के मंच पे शामिल कर लिया गया, कृषि का व्यापार। और तीसरा ट्रेड ऑन सर्विसेज, सेवाओं के व्यापार को जोड़ दिया गया। उसके अलावा
और सेवाओं के व्यापार का परिणाम तक उसके अलावा गेट के मंच पे जोड़ा गया। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। दूसरा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय। व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। अच्छा, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार का पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये क्या है? ट्रिप्स है। व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये है ट्रिप्स है। और दूसरा है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय अभी भी गेट की वार्ताओं में शामिल कर लिए गए। कितना बड़ा प्रोग्रेस था। और तीसरा, पहले क्या था? गेट के मंच पर केवल प्रशुल्क को कम करने की बात थी। नाउ द स्कोप ऑफ गेट बिकेम वेरी एक्सपेंडेड, और अब प्रशुल्कों को कम करने के साथ साथ क्या अपनाया गया? नॉन टैरिफ बैरियर्स भी। नाउ नॉन टैरिफ बैरियर्स वेर ऑल्सो included in GATT. Non-tariff barriers were also included in GATT. तो नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे थे? जैसे कि सब्सिडी, कोटा, डंपिंग। टैरिफ तो पहले से था, सब्सिडी, कोटा, डंपिंग, ये सब शामिल कर लिए गए। तो अभी आप देखेंगे कि गैट का पूरा दायरा ही बढ़ गया। अब जरा, और गैट का दायरा क्यों बढ़ा है, कारण मैंने बता दिया। गैट का दायरा बढ़ा क्यों? क्योंकि इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। सोवियत संघ का विघटन होने को था, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं विध्वंस होने की थी। यानी याद रखिए, 90 के बाद सोवियत समाजवाद का अवसान हो रहा था या नव उदारवादी नीतियों की वृद्धि हो रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी। यद्यप 91 के बाद अभी 28 साल हो गए हैं, अब चीजें चेंज हो रही हैं और थोड़ा सा माहौल पहले से अलग है। और आप याद रखिए, गेट की इन वार्ताओं का विस्तारित होना कई चीजों को साथ लेके चल रहा था। समाजवाद का विध्वंस हो रहा था, उधर यूरोपियन यूनियन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में सामने आता जा रहा था। नव उद्योगी देश पहले ऐसे आगे थे, यानी अब तो ऐसा सपोर्ट आ रहा था, ऐसे इंडिकेशन दिख रहे थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मोर बेनिफिशियल रादर देन सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसीलिए गेट को बड़ा बढ़िया लॉन्चिंग पैड मिला और गेट में सारे मामले का विस्तार हो गया। और विकासशील देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं। विकासशील देशों की कंडीशन ठीक नहीं थी, उनके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे। और इसी समय दोस्तों हुआ क्या? गेट का दायरा विस्तृत हो गया। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग है नव उदारवाद का बढ़ता प्रभाव, राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। नव उदारवाद का बढ़ता प्रभाव। यानी ये गेट क्या है? बहुपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाना। और बहुपक्षीय व्यापार की बात करता कौन है? उदारवादी। लिबरल्स आर देयर हु ऑलवेज प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेड। उन्होंने हमेशा बहुपक्षीय व्यापार की बात की। तब तो उदारवादियों का प्रभाव बढ़ा, मार्क्सवादियों की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि आपको याद होगा
नव औद्योगिक देशों के उभरने के साथ डिपेंडेंसी थ्योरी भी गलत हुई। जो मार्क्सवाद ने डरा रखा था कि नहीं नहीं पूंजीवाद के मार्ग पे जाओगे तो शोषण होगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नव औद्योगिक देशों को उभारने इस बात को गलत साबित कर दिया। इसे सारा माहौल याद रखिए कैपिटलिज्म के फेवर में था। इसलिए एक बात यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सारी रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 90 के बाद क्यों बने या 90 के बाद क्यों बढ़े? क्योंकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं रहा। पहले दुनिया दो पार्टियां बटी हुई थी, पूंजीवाद समाजवाद, तो फ्री ट्रेड हो ही नहीं पाता था। भाई जब दुनिया में दो पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल होंगे तो यू कांट रन द फ्री ट्रेड। अब वो पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल नहीं रहा, अब केवल पूंजीवादी मॉडल रहा। कैसे बातें आगे बढ़ी? पहला, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, और थैंक्स टू डेमोक्रेसी। इसे कई बार कहा जाता है दोस्तों लोकतंत्र में। चाइना देखिए, हम क्या बना, महागठबंधन, हम क्या बना रहे हैं? और चाइना ने क्या कह दिया, सी जिनपिंग इज प्रेसिडेंट फॉर थ्रू आउट द लाइफ। ओ माय गॉड, चाइना ने दुनिया को चौंका दिया है दोस्त, मैं आगे बता दूंगा आपको। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, नहीं रोजगार तो दूर रहा, देश रहेगा नहीं ना। अब बेरोजगारी यही सब दोस्तों, केवल ये 20 साल से ही तो हुआ है। गठबंधन सरकार कुछ भी, यही तो प्रॉब्लम है, संयोग की बात है। जिस समय जरा सोच के देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे है, हम उसको अलग से बता देंगे। 89 के बाद दुनिया में वो चेंज हुआ जो कभी नहीं हुआ था, और 89 से हमारे कमजोर सरकारें ने शुरू हुई। अगर कोई भी देखिए दल, किसी दल की सरकार हो, एक दल की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस, हमारे यहाँ देश का फाउंडेशन नेहरू ने रखा। अगर नेहरू की स्टेबल गवर्नमेंट न होती तो आप समझ हम आज उस कंडीशन में होते जहां पाकिस्तान है, यकीन मानिए। और 90 के बाद हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट, राजीव गांधी के, नरसिंह राव, कोई सरकार होती, आप इसका यह मत समझिए बीजेपी की सरकार नहीं, स्टेबल गवर्नमेंट। अगर हमारे पास नरसिंह राव की सरकार होती दोस्तों, कोई सरकार जो थी स्टेबल होती, याद रखिए आज हमारी कंडीशन 10 गुना अच्छी होती। जो लोग कह रहे हैं रोजगार रोजगार रोजगार, पूरी देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई दोस्तों। जिस समय पूरी दुनिया में छाने का मौका था, उस समय हम मुंह के बल गए, मिट्टी उठ गई, मिट्टी 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 उठा लिया दोस्तों मुंह से, मामला गड़बड़ हो गया। अब चूंकि एक बात याद रखिए, डेमोक्रेसी में भाई 5-5 साल के लोग सोचते हैं चुनाव जीतिए मजे करिए, बस ठीक है। और 72,000 रुपए देते रहिए लोगों के अकाउंट में। कोई 72,000 रुपए दे रहा है, कोई मुझसे बिजली पानी दे रहा है, तो हम फॉरेन पॉलिसी बता दूंगा दोस्तों, बस वो दुखती रह गए, लिख लीजिए। हमें दुखी होना नहीं दोस्तों, हमें क्या मतलब है, हमें व्यवस्था में शामिल होना है कि हमें देश बदलना है? हमें देश नहीं बदलना है ना, ना, लिख लीजिए पहला पॉइंट। अच्छा, पढ़ के आइएगा।